यहाँ टाइमिंग क्रॉस कर रहे थे ना, यहाँ की टाइमिंग पहले जाने की टाइमिंग बाद में। अरे अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। कल लास्ट में मैंने एक चीज़ बोला था कि उपराष्ट्रपति के जो उसको पद से हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी एक प्रथा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि महाभियोग देखिए एक्चुअल है नहीं, लेकिन अगर हम लोग उसको ओवरव्यू उसका देखें, ऊपर से उसको देखते हैं, तो हमें लगती है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति में और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने के लिए तो इम्पीचमेंट लग रही है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया हो रही है वो हमको दिखाई दे रही है कैसी, इम्पीचमेंट जैसी। बट वो इम्पीचमेंट सही मायने में है नहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि राज्यसभा में विशेष बहुमत पास किया जाता है और लोकसभा में क्या होता है, सामान्य बहुमत, ठीक है ना। अगर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में पास किया जाता है, उससे क्या हो रहा है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक एक्चुअल में ये डाउट मुझे भी काफ़ी था, ठीक है। इसलिए कभी कभी होता है जो डाउट आपके पास होता है वो कभी निकल ही आता है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट जैसी वो प्रक्रिया है, तो हो सकता है कि कल मैंने ये भी बोल दिया कि इम्पीचमेंट भी लगता है, ठीक। तो उसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इम्पीचमेंट नहीं है उसमें। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो मैं भी, आप भी मेरी वाली गलती ना कर दीजिएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड राष्ट्रपति इम्पीचमेंट, उपराष्ट्रपति इम्पीचमेंट नहीं है, बट वो प्रक्रिया इम्पीचमेंट जैसी ही दिखाई दे रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसमें क्यों डिफरेंस है। चलिए आज हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक हमारा न्यायपालिका। जुडिशरी को हम लोग देख रहे हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो कैसी है, एकीकृत है, यानी यूनिटरी है, ठीक। अगर हम कोई अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो कैसे सिस्टम फॉर्म कर रही है, फेडरल सिस्टम। हमें वहाँ पे फेडरल सिस्टम दिख रहा है और अपने भारत में क्या दिख रहा है, एक यूनिटरी सिस्टम दिख रहा है, एकीकृत। मतलब कि सबसे ऊपर क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके नीचे क्या होगी, हाई कोर्ट्स होंगी, फिर उसके नीचे क्या होंगी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सेशन कोर्ट्स वगैरह होती हैं वो सारी किसमें आएंगी, इसके नीचे, ठीक। एकीकृत का मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इसके निर्णयों को अभिलेख के रूप में इस्तेमाल करेगी, ठीक। साथ ही साथ इसके निर्णयों को भी अभिलेख के रूप में इस्तेमाल करेगी। अभिलेख मतलब समझ रहे हैं ना, साक्ष्य के रूप में। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया हुआ है तो उसको एज इट इज हाई कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ पेश कर देगी अगर उसमें कोई मामला चल रहा है, ठीक। और क्या बता दिया जाएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा डिसीजन दिया है, तो हमें क्या है, सीधे हम वही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करेगी, अभिलेख के रूप में सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करेगी, ठीक। या दूसरी तरह से अगर हम देखें, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है उसको हम हाई कोर्ट लेके जा सकते हैं, हाई कोर्ट के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। यानी कि एक यूनिटरी फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक ना। यानी सारी एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से हाई कोर्ट में भी पहुँच जा रहे हैं जज वगैरह, ठीक। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच जा रहे हैं। बट अगर फेडरल सिस्टम की लोग बात करते हैं, ये तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है यूनिटरी सिस्टम, एकीकृत न्यायपालिका। लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फेडरल में क्या हो रहा है, अमेरिका में हम सबको पता है कि 5 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं, और सारे स्टेट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सेंट्रल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना। तो वहाँ सारे स्टेटों की अपनी खुद की एक क्या है, हाई कोर्ट है, अपनी खुद की एक न्यायालय है, और उसके बाद क्या है, संघ की भी एक न्यायपालिका है, ठीक है। संघ की जो न्यायपालिका है स्टेट की न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ना ही स्टेट वाली संघ में हस्तक्षेप कर सकती, ठीक है ना। यानी उनकी पावर क्या है, उनकी पावर में सेपरेशन है, अलग अलग है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है इनके गार्जियन के रूप में काम कर रही है, ठीक है, इनको गाइडेंस दे रही है, ठीक। चलिए अब हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट के एक लोग नीचे जा सकते हैं क्या, हाँ चला।
आप लोग के इस वाले शेड्यूल में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित तो कोई क्लास कर रहे नहीं, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई भी क्लास नहीं चल रही है। अच्छा, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी चल चुकी है, ठीक है। अच्छा, कोशिश करते हैं कि आपकी 28 मार्च तक में जो है 1-2 क्लासें में इंडियन ज्योग्राफी की लगवाएंगे, ठीक। तो अगर हम इंडियन ज्योग्राफी लगा लेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे जितना भी इंडिया का फिजिकल डिवीजन है उसमें हम लोग एक क्लास में उसको 1-2 क्लासों में देख लेंगे। तो जितना अधिक से ज़्यादा हो सकेगा मैं उसको आपको कवर करा दूंगा। उससे क्या है कि आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं भाई इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन उठाते ही उठाता है, फिजिकल डिवीजन से जरूर उठाता है। तो उसमें हम लोग 1-2 क्लासों में जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, प्लेट्यूज हैं, साथ में उसके जब माउंटेन्स पढ़ेंगे साथ ही साथ में उसमें जो भी पासेस हैं, ग्लेशियर हैं, ये सारे उसी साथ में कवर करते चलेंगे। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें जितने भी वाटरफॉल्स हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं, ठीक है ना। तो हम लोग 2 क्लास तो हमारे लिए पर्याप्त है। तो मैं आज डायरेक्टर साहब से बात करूँगा कि हमारी 2 क्लासें इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हैं, ठीक है। तो उसमें मैं कोशिश यही करूँगा फिजिकल डिवीजन पूरा मैं 2 क्लासें में कराऊँगा। चलिए, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इसका इतिहास जानना है कि इसकी जो है जो जड़ें हैं कहाँ से जुड़ी हुई हैं। मैंने आपको जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे उस समय हमने बात किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात किया था ना। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के आधार पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इससे क्या किया गया, इससे एक प्रस्ताव पास किया गया था कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। यानी इसमें क्या किया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। और इसी प्रस्ताव के आधार पर 1774 में क्या हो रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जा रही है। कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। यानी इसका आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और स्थापना कब हो रही है, 1774 में कलकत्ता में, ठीक। अब इसमें क्या है, इसके जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, लॉर्ड इम्पे, ठीक है ना। लॉर्ड इम्पे क्या थे, इसके चीफ जस्टिस थे, इसके जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी। अब देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई 1770 में, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आ रहा है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आ रहा है, इसमें क्या किया गया कि इसके आधार पर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर। इसने क्या प्रस्ताव दिया, इसने प्रस्ताव दिया कि भारत में क्या होनी चाहिए, एक फेडरल कोर्ट होनी चाहिए, ठीक। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। और इसके आधार पर क्या हो रहा है, 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना हो जा रही है। दिल्ली में क्या हो रहा है, फेडरल कोर्ट की स्थापना हो रही है। दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। फेडरल कोर्ट की स्थापना के लिए कुछ लिमिटेशन थी, मतलब फेडरल कोर्ट की कुछ लिमिटेशन थी। इसमें क्या है, इसके खिलाफ याचिका हम लोग लंदन की जो प्रिवी काउंसिल थी उसमें की जा सकती थी। यानी इसके खिलाफ अगर हमें कहीं याचिका करनी है तो हम कहाँ करते थे, लंदन के प्रिवी काउंसिल में। यानी कि वो जो है उसके अंडर में थी फेडरल कोर्ट, ठीक। यानी इसके खिलाफ याचिका कहाँ की जा सकती थी, लंदन में प्रिवी काउंसिल में। यानी अभी देखिए ये स्वतंत्र निकाय नहीं है, ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है नहीं, इसके ऊपर क्या है, प्रिवी काउंसिल है। अब अगर बात करते हैं हम लोग फेडरल कोर्ट के, इस समय चीफ जस्टिस कौन थे, इस फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस है मॉरिस गोयर, ठीक है। मॉरिस गोयर जो है इस फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मॉरिस गोयर, राइटिंग सुनाता हूँ तो न्याय के इसलिए शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मॉरिस गोयर कौन थे, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।
इसके खिलाफ हम याचिका कहाँ करते थे? लंदन में प्रिवी काउंसिल में। ठीक, देखिए अब 26 जनवरी 1950 को क्या हो रहा है? हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो जा रहा है, यानी हम क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र हो रहे हैं, उस समय भी क्या थी? ये फेडरल कोर्ट ही अस्तित्व में थी, ये फेडरल कोर्ट ही अस्तित्व में थी। ठीक, और इसके चीफ जस्टिस कौन थे फेडरल कोर्ट के? हरिलाल जे कानिया। बहुत जगह आप लोग को हीरालाल लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान देना, हीरालाल नहीं, हरिलाल जे कानिया, ठीक है ना? HJ कानिया वैसे लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ये जो हरिलाल जे कानिया थे, ये कौन थे? इस समय फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है? ये 4th चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के, ठीक है? कब? 26 जनवरी 1950 को, जब हम गणतंत्र हो रहे हैं, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को यही हरिलाल जे कानिया यही क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति पद की शपथ दिला रहे हैं किसको? राजेंद्र प्रसाद को। हम लोगों को पता है कि जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? HJ कानिया, ठीक है? फेडरल कोर्ट, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो वर्तमान की सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में नहीं आई है। अभी कौन है? यही फेडरल कोर्ट, पहली वाली, वही अभी तक कार्य कर रही है। 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमारी जो वर्तमान क्या है? सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन हो रहा है, यानी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट क्या है? अस्तित्व में आ रही है। यानी अगर आपसे कोई पूछना आता है कि वर्तमान जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में कब से आ रही है? 28 जनवरी 1950। देश जब स्वतंत्र हो रहा है उस समय HJ कानिया चीफ जस्टिस थे, किसके थे? फेडरल कोर्ट के। ठीक, तो यही जो HJ कानिया, ये अगर पूछ देता है फेडरल कोर्ट के लास्ट अंतिम चीफ जस्टिस कौन है, तो HJ कानिया है। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में जो अस्तित्व में है, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन है? यही HJ कानिया। वही चीज तो है जो 1857 के विद्रोह के समय कौन था वायसराय? वो गवर्नर कौन था? कैनिंग ना। और जब 58 में क्या हो रहा है? वायसराय का पता जा रहा है, तब कौन पहला वायसराय कौन है? वही लॉर्ड कैनिंग। वही सेम चीज है। अगर हम अंतिम कन्वर्जन में बात करें तो कैनिंग, पहले वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। सेम अगर अंतिम फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करते हैं HJ कानिया, और पहले जो है पहले हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो भी कौन है? HJ कानिया। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है? हमारी सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ रही है वर्तमान में। चलिए अब जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर वो फेडरल कोर्ट के दूसरे और तीसरे भी अंग्रेज ही थे। हाँ सीजे, हाँ, पहले भारतीय भी यही हैं, ठीक है? पहले दूसरे तीसरे ब्रिटिश थे। पहले भारतीय भी HJ कानिया ही हैं फेडरल कोर्ट के, अंतिम भी यही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पहले भी यही हैं, ठीक है ना? अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है जो 28 जनवरी से अस्तित्व में आ रही है, वो क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? संप्रभु और स्वतंत्र है, ठीक है? वो क्या है? पूर्ण रूप से शक्तिशाली निकाय है। अब हमें प्रिवी काउंसिल में क्या है? प्रिवी काउंसिल में अब हम नहीं जा सकते उसके खिलाफ अपील के लिए, ठीक है ना? अगर हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया उल्लेख है, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमें देखने को मिल रहा है? 100 आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक हमें सुप्रीम कोर्ट
का उल्लेख देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, ठीक है। आइए देखिए 124 से लेकर के 129 जो आपने कहा उसमें तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सीधे सीधे बताया गया है। उसके बाद क्या उसकी शक्तियाँ, भाई 143 में अगर हम बात कर रहे हैं तो 143 में भी इसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या करेगा, सुझाव लेगा, ठीक है। तो यानी कि इसके बारे में फुटकर जो है हमें 147 तक पूरा देखने को मिल रहा है, सारे आर्टिकल जो विस्तार है इसका। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट का इतने में तो इसका पूरा विस्तार है। अब एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कि उसके चीफ जस्टिस वगैरह कैसे नियुक्ति हो रही है, क्या हर चीज़ देखेंगे उसमें। देखिए आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है कि भारत की एक क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय होगी, भारत की एक सर्वोच्च न्यायालय होगी, ठीक। और भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है, यूनिटरी है, ठीक। आर्टिकल 124 के ही क्लॉज 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायपालिका वो कार्यपालिका से क्या है, पृथक है। यानी कि कार्यपालिका क्या करेगा, न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना। कार्यपालिका की पावर्स अलग है, न्यायपालिका क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। इसी में आर्टिकल 124 में ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले जो हमारे हम देखते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, 8 थी, 7+1। इसी में उल्लेख है, देखिए अभी भी आर्टिकल 124 अगर आप देखते हैं तो उसमें 1+7 का ही उल्लेख है। अगर हम वर्तमान अभी हमारे वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, 31, 1+30, 33, ठीक ना, 1+33। अभी 2019 में क्या हुआ है, 4 नए जजों को क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है उसने नियुक्त किया है, ठीक है ना। उसने क्या किया, नियुक्त किया। तो इस समय 1+33 अस्तित्व में है जज, ठीक है। तो अगर हम पहले अपने मूल जजों को देखते हैं तो 1+7 को ले किया गया, यानी कि एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश। समय समय पर इनको बढ़ाया गया, जैसे 10 हो गए, फिर 15 हुए, फिर अपने 1+20 हो गए, ठीक, फिर 1+30 हो गए, ठीक है ना। 2019 में बढ़ा करके 1+33 कर दिए गए, यानी कि इस समय कितने हैं वर्तमान में, 1+33। अब हम लोग देख रहे हैं कि नियुक्ति वगैरह कैसे हो रही है, ठीक है। हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर जानना है कि कैसे इससे कोलिजियम इसका अस्तित्व में आया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्त हो रही है, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट बना उसी समय से एक प्रथा चली आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कौन बनाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। ये एक प्रथा चली आ रही थी, ऐसा हमारे संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है कि वरिष्ठ न्यायाधीश ही बनेगा, ठीक है। ये एक प्रथा चली आ रही थी कि जो भी सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो क्या बना दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रथा जो है चली आ रही है आराम से 1973 तक। 1973 तक ये प्रथा बड़े आराम से चली आ रही है। अब 1973 में क्या हो रहा है, आप लोगों ने केशवानंद भारती केस सुना होगा, केशवानंद भारती केस सुना होगा। तो 1973 में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का डिसीजन आ रहा है, केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया, ठीक। इस डिसीजन में जो निर्णय लिया गया था, इस डिसीजन में जो निर्णय लिया गया था वो 7-6 के बहुमत से लिया गया था। यानी 7 लोग क्या थे, फेवर में थे, और 6 लोग क्या थे, सरकार के अगेंस्ट थे। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामला आया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 7-6 से क्या हुआ था भाई, 13 जजों की बेंच बैठी थी। ये एक संवैधानिक सुधारों को लेकर के ये केस आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 13 जजों की एक बेंच बैठी थी। जब भी कभी इस तरह के संवैधानिक सुधारों से संबंधित कोई केस आता है तो हमेशा क्या होता है, 5 जजों से ऊपर की बेंच बैठती है, ठीक है ना। और जो भी क्रिमिनल या सिविल संबंधित जो भी केसेस होते हैं उनमें 3 जज और 5 जज तक बैठ सकती है, ठीक है। तो
तो इसमें क्या हो रहा है, 13 जजों की बेंच बैठ रही है और 7 जजों ने क्या किया, इसकी तरफ से अपना डिसीजन सुनाया और 6 जज क्या थे वो भारत सरकार की उन्होंने फेवर किया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक निर्णायक मोड़ आ रहा है। अब इन 7 जजों में 3 जज थे, शेल्टर, हेगड़े और ग्रूवर, ठीक है ना। 3 जज थे, ये क्या थे, वरीयता क्रम में तीनों सीनियर थे। ये तीनों जज देखा जाए तो वरिष्ठता में क्या थे, ये तीनों थे, यानी कि चीफ जस्टिस इनको बनना चाहिए था। भाई इस समय जब केशवानंद भारती केस जब चल रहा था तब इस समय जो चीफ जस्टिस थे वो थे सीकरी, ठीक है ना, जस्टिस सीकरी थे। तो जस्टिस सीकरी का इसी केस के जस्ट बाद 26 अप्रैल को ही उनको क्या था, रिटायर होना था। ठीक है, 26 अप्रैल को जस्टिस सीकरी को क्या होना था, रिटायर होना था। तब उनके रिटायर के बाद इन 3 जजों में से किसी एक को बनना चाहिए, वरिष्ठता के हिसाब से इन 3 जजों को बनना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो 3 जज थे इन्होंने अपना निर्णय दिया था इन 7 में शामिल थे ये 3 लोग, यानी कि केशवानंद भारती की तरफ से इन्होंने निर्णय दिया था। और इसमें एक जो है जज शामिल थे जिनका नाम था A.N. रे, ठीक है, अजीत नाथ रे। ये क्या थे, इन्होंने भारत सरकार की ओर से डिसीजन दिया था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इस केस से क्या हो रहा है कि न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है, राष्ट्रपति क्या कर रहा है, न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है। और अभी तक क्या था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की सलाह पर न्यायाधीश की नियुक्ति करता था, अभी तक कोलिजियम सिस्टम अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम पहली बार 1993 में अस्तित्व में आ रहा है, यानी 1993 में कोलिजियम सिस्टम आया। अभी इससे पहले क्या हो रहा था, 1993 के पहले था कि कार्यपालिका के ही सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और अदर जो न्यायाधीश हैं उनकी, और अदर जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह भी ले ली जाती थी। ठीक, तो देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है, अभी तक तो वरिष्ठता के आधार पर ही CJI को चुन लिया जा रहा था, पर इस केस के बाद से क्या हुआ कि कार्यपालिका का देखिए एक तरह से कार्यपालिका ने क्या किया, अपनी मनमानी की। और A.N. रे जो कि इन तीनों से क्या थे, उम्र में छोटे थे, इन तीनों में जूनियर थे, A.N. रे को क्या किया, गवर्नमेंट ने यानी राष्ट्रपति ने क्या किया, A.N. रे को चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये पहली बार जो वरिष्ठता वाला जो प्रथा चली आ रही है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको उल्लंघन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो इससे सीधी सी बात हमें समझ में आ रही है कि भाई A.N. रे ने गवर्नमेंट का फेवर दिया था, इस वजह से उनको क्या हुआ, उनको उसका लाभ मिला। और इन 3 ने क्या किया था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना डिसीजन दिया, इस वजह से इनका वरिष्ठता को इनकी दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, पहला केस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा कि केशवानंद भारती केस में हमें पहली बार ये वरिष्ठता का जो एक क्रम था, जो प्रथा थी, उसका हमें उल्लंघन देखने के लिए मिल रहा है। उसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, हमें पता है 1975 में अभी देखिए आपातकाल वाली हालत चल रही है। 1971 में आपातकाल लगा था, ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी वाली कंडीशन चल रही है। इस समय एक केस आता है ADM जबलपुर, ठीक है, ADM जबलपुर का एक केस आता है। इसमें क्या था कि भाई इमरजेंसी में जो गिरफ्तारियाँ की गई थी, इमरजेंसी के समय में जो गिरफ्तारियाँ की गई थी उसको बताया गया था कि असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारियाँ की गई थी। ठीक है, हमें भाई मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, गिरफ्तारी के उसमें विरोध में कुछ हमें अधिकार मिले हुए हैं। इसमें कहा गया था कि इमरजेंसी के समय में जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो असंवैधानिक रूप से हुई हैं, उसमें लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो ये 1975 का जो ADM जबलपुर केस आ रहा है, इसके डिसीजन के लिए फिर से एक जो क्या बैठ रही है, कमेटी बैठ रही है। इस कमेटी में क्या है, 5 जजों की बेंच बैठ रही है ना। इस कमेटी में क्या हो रहा है, 5 जजों की बेंच बैठ रही है और इसमें 4-1 से इसका क्या हुआ, डिसीजन हुआ, यानी कि 4 लोग भारत सरकार के पक्ष में 4 लोगों ने अपना डिसीजन दिया कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो असंवैधानिक नहीं है, वो संविधान के अनुरूप गिरफ्तारी हुई है। और एक जज जो थे उन्होंने क्या किया, डिसीजन दिया सरकार के अगेंस्ट, ठीक है ना, सरकार के अगेंस्ट। ये जज कौन थे, हमीदुल्ला खां। ठीक, यानी कि A.N. रे के रिटायर होने के बाद
सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में, कौन? हमीदुल्लाह खान। ठीक है, यानी कि वरीयता क्रम के अनुसार, वरिष्ठता के अनुसार चीफ जस्टिस किसको नियुक्त होना चाहिए था? हमीदुल्लाह खान को। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हमें कार्यपालिका का अतिक्रमण देखने के लिए मिल रहा है, कार्यपालिका की मनमानी देखने के लिए मिल रही है। भाई अब चूंकि इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया, भले ही गवर्नमेंट उस केस को गवर्नमेंट के फेवर में गया, लेकिन क्या है, ये अकेले अगेंस्ट थे, तो बनना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको, बट क्या किया गया, इनको नहीं बनाया गया। ठीक है, इनको नहीं बनाया गया। और जस्टिस बेग, ठीक है, MU बेग, ठीक है ना, इनको क्या किया गया, जस्टिस बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया। और ये कहाँ के मेंबर थे? ये इन 4 लोगों में शामिल थे। ठीक है ना, MU बेग क्या थे? इन 4 लोगों में शामिल थे। ठीक है, तो इनको भी देखिए एक तरह से प्रॉफिट मिला ना, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का पक्ष लेने का इनको भी प्रॉफिट मिल गया। यानी कि वरिष्ठता क्रम में हमीदुल्लाह खान ऊपर थे, पर बना किसको दिया गया? MU बेग को। क्लियर है? यानी कि हमारे हम अगर देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में हमें 2 बार ये वरीयता का जो क्रम है, वरिष्ठता वाला जो क्रम है, इसका उल्लंघन हमें देखने के लिए मिल रहा है। पहली बार कब देखने को मिला? 1973 में, और दूसरी बार कब देखने को मिल रहा है? 1975 के बाद 1977 में। भाई 1975 में तो एटीएम जबलपुर का केस आया था, इसी के जस्ट बाद 1977 में रिटायर होना था AMA को। ठीक है, 1977 में AMA को रिटायर होना था, उसी समय CGI की नियुक्ति होती। तो 1977 में हमें दूसरी बार ये जो वरिष्ठता वाला जो क्या पद्धति है या जो इसकी प्रथा है, उसका हमें उल्लंघन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, पहली बार 73 में, दूसरी बार 77 में। चलिए आगे चलें। अब हम धीरे धीरे यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे कोलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आ रहा है। अभी तक तो कार्यपालिका का हमें तो हस्तक्षेप देखने के लिए मिल रहा है, यानी कार्यपालिका की सिफारिश पे राष्ट्रपति भी तो कार्यपालिका का ही है, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति क्या कर रहा है? जस्टिस की, न्यायाधीशों की नियुक्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि कैसे जो हमारी न्यायपालिका है वो पृथक हो रही है हमारी कार्यपालिका से। ठीक है, कैसे वो अपना कोलेजियम सिस्टम को अस्तित्व में लेके आ रही है। एसपी गुप्ता बनाम भारत सिंह केस देखने के लिए मिल रहा है। इसमें क्या था, जो एसपी गुप्ता थे, इन्होंने एक केस दायर किया था उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी। यानी कि न्यायाधीशों में क्या हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है उससे संबंधित इन्होंने केस दायर किया था। इन्होंने कहा था कि न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण हो रहा है ये भी एक तरह से असंवैधानिक है, यानी संविधान के जो प्रावधान है उनके खिलाफ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जजेस ट्रांसफर केस। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। कभी अगर आप पूछ लेता है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ जो केस है तो उसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो हम क्या बताएंगे? जजेस ट्रांसफर केस। ठीक है, इसी केस को हम लोग फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार जो एक कार्यपालिका जो पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी जो कि नियुक्ति के संदर्भ में, उसके खिलाफ जो है याचिका डाली गई थी। याचिका डाली गई थी कि भाई न्यायपालिका अगर अलग है तो उसका एक सिस्टम भी अलग होना चाहिए, उसकी जो ये नियुक्तियाँ हो रही हैं उसकी पूरी एक प्रक्रिया अलग होनी चाहिए, यानी कि कार्यपालिका का इसमें प्रभाव को हटाना चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका के प्रभाव को धीरे धीरे इसमें कम करना चाहिए इस फर्स्ट जजेस केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी इनकी जो केस है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हार जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कोलिजियम सिस्टम का निर्माण हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे भी
वही जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के ही फेवर में क्या हो रहा है, मंत्रिपरिषद के ही फेवर में जा रहा है डिसीजन कि मंत्रिपरिषद जो नियुक्ति कर रही है वो ठीक है, वो किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, देखिए इम्पॉर्टेंट है हमारा 1993 में जो सेकेंड जजेस केस आता है। 1993 में जो सेकेंड जजेस केस आ रहा है, में आता है सेकेंड जजेस केस। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन यहाँ पे दे रही है कि जो कार्यपालिका है उसका हस्तक्षेप न्यायपालिका में सही नहीं है। यानी कि कार्यपालिका क्या है, अपने लिए जो प्रॉफिटेबल, अपने लिए जो मतलब उनकी तरफ जो उनके फेवर में जो न्यायाधीश होंगे उनको यहाँ पे नियुक्त कर सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम अपने न्यायपालिका के अधिकतर केस उठा के देखें तो इनमें से हमें 70% केस क्या मिलेंगे, भारत संघ या किसी स्टेट के यानी गवर्नमेंट के खिलाफ हमको मिलेंगे। अगर आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं अधिकतर केस सरकार के खिलाफ ही आपको मिलेंगे। ठीक है, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, किसी स्टेट की सरकार, या फिर किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ, या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जब अधिकतर जो केसेस हैं वो क्या है, सरकार के अगेंस्ट ही होते हैं, तो यहाँ पे अगर सरकार ही न्यायाधीश की नियुक्ति कर रही है तो क्या है, वो एक तरह से पार्शलिटी है, वो भेदभाव होगा, वो सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, पहली बार कोलेजियम सिस्टम, पहली बार एक कोलेजियम सिस्टम के निर्माण की बात यहाँ पर रख रही है सुप्रीम कोर्ट। का 1993 का सेकंड जजेस केस है, इसमें पहली बार हमें कोलेजियम सिस्टम हमारे पास आते हुए दिखता है। ठीक है, इस कोलेजियम सिस्टम में क्या कहा गया कि भाई इसमें 3 सदस्यीय एक समिति बनेगी। कोलेजियम सिस्टम में क्या होगा, एक 3 सदस्यीय समिति बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कहाँ के, इसी सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, इसके 2 अन्य सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश क्या हैं, इसके अन्य सदस्य होंगे। यानी कि अध्यक्ष कौन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अन्य 2 सदस्यों में हो गए, यानी 3 सदस्यीय एक समिति होगी। और ये क्या करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करेगी। ठीक है ना, उनकी एक तरह से अगर हम अपॉइंटमेंट देखें तो अपॉइंटमेंट यहाँ भी राष्ट्रपति कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जजों को चयनित कर रही है, जजों का जो चयन है वो कौन कर रहा है, ये कोलेजियम कर रही है। और फिर उनका नाम क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा कोलेजियम, और राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, नियुक्ति करनी पड़ेगी। यानी कि अब क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के द्वारा ही क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी पड़ेगी। जो सीबीआई है राष्ट्रपति को जो बोलेंगे कि ये इनकी नियुक्ति करना, तो वो बाध्य है करने के लिए। अभी रुकिए अभी आ रहा हूँ, अगला पॉइंट यही मैं आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता अभी तक नहीं दिखाई दी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लिस्ट भेजेगा ये कोलेजियम सिस्टम, इसके आधार पे विचार करेगा राष्ट्रपति, लेकिन अभी यहाँ पे बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या है, लिस्ट जाएगी राष्ट्रपति के पास, और जो राष्ट्रपति है एक लिस्ट चली गई, मैं कह रहा हूँ 10 सदस्यों की एक लिस्ट चली गई। ठीक है, अब उन 10 सदस्यों में किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये पूरा का पूरा डिसीजन किसका है, राष्ट्रपति का है। अभी तक क्या है कि अभी तक नियुक्ति के संदर्भ में मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, सिर्फ कोलेजियम बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बाध्यता हमें देखिए कब देखने के लिए मिल रही है, 1998 का 3rd जजेस केस आ रहा है। 1998 का 3rd जजेस केस आ रहा है। ये जो 1993 और 1998 किसने याचिका लगाई? अरे देखिए ये इसको तो प्रेसिडेंट ने इसे तो प्रेसिडेंट ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा था।
ठीक है ना। इसे प्रेसिडेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा था। और इसमें जो है जो सेकंड जजिस केस है, इस सेकंड जजिस केस में जो आपके वो एडवोकेट एसोसिएट जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ना कि एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन होता है, ठीक है, हाँ, रिकॉर्ड एसोसिएशन होता है, उसने यहाँ पे याचिका दी थी किसमें 1993 वाले में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, बार एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग तरह से जो एडवोकेट्स होते हैं उनका 3 अलग अलग तरह से लेवल होता है, ठीक है। सबसे पहले एक सीनियर एडवोकेट्स कहलाते हैं, फिर ये आते हैं, और फिर उसके बाद एक तीसरे नंबर पे एक तीसरी कैटेगरी आती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं कि कोई भी गया और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है तुरंत प्रैक्टिस करने लग गया। यहाँ 3 श्रेणियों में अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, ठीक है ना, एडवोकेट्स को। तो ये एसोसिएशन है, इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे 1993 वाला जो सेकंड जजिस केस आया, इसने याचिका दी थी, ठीक है ना, इसने ये मुद्दा उठाया था। और जो ये 1998 वाला इसमें जो है प्रेसिडेंट ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट से चाह मांगी थी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थर्ड जजिस केस में क्या हो रहा है, थर्ड जजिस केस में कोलेजियम का थोड़ा सा विस्तार और किया गया, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और प्लस 4 अदर जज होंगे, 4 अदर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्रेसिडेंट के पास जो हम लिस्ट भेजेंगे, है 1998 का जो थर्ड जजिस केस आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक बार तो जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट भेजी सुप्रीम उसके प्रेसिडेंट के पास, तो उसको पुनर्विचार के पास सुप्रीम कोर्ट के पास वापस भेज देगा। भाई जो लिस्ट पहुंची उसके पास, उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वापस से उस लिस्ट को फिर से भेज देती है संशोधन करके या बिना संशोधन के, ठीक है, तब उसको प्रेसिडेंट को अब मानना पड़ेगा, यानी उनको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करने के लिए बाध्य है, लेकिन अपॉइंटमेंट वो कब करेगा, कितने सदस्य कितने न्यायाधीशों को करेगा, अभी यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। हमने पॉकेट वीटो में क्या देखा है, जो पॉकेट वीटो है प्रेसिडेंट को, उसमें क्या है कि भाई जो भी बिल आ रहा है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको ऐसा नहीं कि उसको रिफ्यूज कर देगा, प्रेसिडेंट उसको ना ही क्या करेगा, ना ही उसमें सिग्नेचर करेगा और ना ही मना करेगा, उसको अपने पास रोक लेगा, ठीक है ना। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे दिख रहा है, अभी भी ये चीज़ अभी भी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में बड़ा डिस्प्यूट इसी बात में चल रहा है कि भाई प्रेसिडेंट हमारा क्या है, जो इस समय कोलिजन चल रहा है उसके द्वारा उसकी जो सुझाव है या उसके द्वारा दी गई जो लिस्ट है उन न्यायाधीशों को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन कब करेगा और किस न्यायाधीश को करेगा या कितनों को करेगा ये कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमेशा चिल्लाता रहता है कि जजों की बहुत कमी है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जज नियुक्त किए जाए, पर प्रेसिडेंट क्या करता है, कभी 1-2 साल में एक जज अपॉइंट कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी कहीं पे भी ऐसी बाध्यता है नहीं सुप्रीम कोर्ट की मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर कि जितनी भी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट दे उन सारों को अपॉइंट कर दे वो तुरंत, ठीक है ना। ना ही टाइम ऐसा है कि 1 महीने के अंदर करना है, ठीक है। तो जब ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, ज़्यादा जो है कहने लगते हैं जजेस वगैरह, तब क्या किया जाता है, तब प्रेसिडेंट एक को अपॉइंट कर देगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट को वापस भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास उस लिस्ट को वापस भेजेगा, और अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट उसी लिस्ट को दोबारा भेज देती है संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, तो उस पूरी लिस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को। बट अभी बाध्यता नहीं, लिस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, कह देगा कि हाँ मैं नियुक्त कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा ये कोई क्लियर नहीं है, कितने जजों की करूंगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया सेकेंड जज केस। अब देखिए आगे क्या होगा। अच्छा, इसी में 1982 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है,
इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए 1982 में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार PIL आ रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अभी 1982 से पहले क्या था कि ये प्रावधान था कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पीड़ित है, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, वो ही सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित होगा, ठीक है। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ही सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना होगा, और तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जो रिट जारी करता है, रिट जारी करेगा। बट 1982 में क्या हो रहा है कि PN भगवती, जिनको क्या माना जाता है, PIL का जनक, ठीक है, PN भगवती जिन्हें PIL का जनक माना जाता है, इनकी सिफारिशों के आधार पर क्या हुआ, ठीक है। 1982 में क्या हो रहा है, PN भगवती की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसका ही सशरीर पहुंचना जरूरी नहीं है, वो क्या कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति भी PIL दायर कर सकता है, या फिर एक खाली पर्ची में भी वो लिख करके भेज सकता है, या पोस्ट कार्ड के द्वारा भेज सकता है, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंट में देखें तो मेल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1982 में क्या हो रहा है, PIL हमें देखने के लिए मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में पीड़ित व्यक्ति की ओर से, पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। या फिर पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, पोस्ट कार्ड के द्वारा भी याचिका दायर कर सकता है। ना, तो हमें जो है PIL कब से अस्तित्व में आता हुआ दिख रहा है, 1982 से, ठीक है। यही SP गुप्ता केस हम इसमें भी लिखेंगे, अगर एग्जाम में पूछता है कि 1982 में, एक तो हमने SP गुप्ता केस हमने देख लिया, दूसरी बात PN भगवती को हमने देख लिया, जनक के रूप में हमने देख लिया, PIL को की स्थापना किया, PIL को अस्तित्व में लाने के पीछे किसका योगदान है, PN भगवती का, ठीक। इससे क्या हो रहा है, आर्टिकल 32 का विस्तार हो रहा है। आर्टिकल 32 सभी लोग जान रहे हैं क्या है, इस आर्टिकल के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, यानी कि इसी आर्टिकल के कारण ही सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, संविधान का अभिभावक कहा जाता है ना, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा था, सुप्रीम कोर्ट को। किस आर्टिकल के कारण, आर्टिकल 32 के कारण। अगर आर्टिकल 32 ही ना होता तो क्या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई महत्व होता, कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर अच्छा एक वन लाइनर क्वेश्चन से पूछ लेते हैं छोटे क्लास वगैरह में कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, हाँ, आर्टिकल 32 क्या है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं कुंजी, तो वो तो प्रस्तावना है, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो हम देखिए आर्टिकल 32 का यहाँ से विस्तार हो रहा है, यानी PIL के आने से क्या हो रहा है, अब पीड़ित व्यक्ति को ही पूछने की जरूरत नहीं है। पहले क्या समस्या उत्पन्न हो रही थी, आर्टिकल 1982 से पहले, 1982 से पहले समस्या क्या उत्पन्न हो रही थी कि जो गरीब व्यक्ति है या जो क्या है, जो अशिक्षित है, और वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन 1982 के बाद से क्या हुआ, PIL आने से कि
कि गरीब व्यक्ति जो नहीं पहुंच पा रहे, जो असक्षम है, उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी जा सकता है, याचिका कर सकता है, या फिर पोस्ट कार्ड के द्वारा भी अपनी बातें लिख करके दे सकता है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक। PIL को देखिए अब और विस्तारित किया गया है। अब जो है स्वसंज्ञान से भी सुप्रीम कोर्ट मुकदमों को ले लेती है, ठीक है। उसने न्यूज़ में देखा कि कोई न्यूज़ हाईलाइट हो रही है, सुप्रीम कोर्ट स्वसंज्ञान से भी ले लेती है मुकदमों को, हमने बहुत बार देखा हुआ है, ठीक। ठीक है, ये भी PIL का एक विस्तारित रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब ये जो कोलेजियम सिस्टम है 1998 में तो हमने देख लिया कि 1+4 से मिलकर के कोलेजियम सिस्टम बन रहा है, ठीक है। और ये जो कोलेजियम सिस्टम है बहुमत से अपना निर्णय देगा, यानी बहुमत से मतलब कम से कम 3 लोग होने चाहिए, और उन 3 लोगों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आवश्यक है। ऐसा नहीं कि 3 अदर जज ही केवल निर्णय ले लें, यानी कि अगर 3 लोग हैं तो उनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि कोलेजियम का कैसे कोलेजियम बदला गया और वापस कोलेजियम फिर से कैसे अस्तित्व में आया। क्या हो रहा, 2002 में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया था। वो बिल किससे संबंधित था, 2002 में एक बिल पास किया गया पार्लियामेंट में, और ये बिल था कि कोलेजियम को ख़त्म किया जाए और एक क्या किया जाए, एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी निर्मित की जाए, एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को अस्तित्व में लाया जाए, यानी कि कोलेजियम को ख़त्म किया जाए और क्या किया जाए, इसकी जगह पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी अस्तित्व में लाई जाए। लेकिन यहाँ पे 2002 में क्या हो रहा है, ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, ठीक है ना। 2002 में क्या हो रहा है, ये जो बिल है ये लोकसभा में, राज्यसभा में ये बिल क्या हो रहा है, राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है। और ये बिल क्या हो रहा है, ये बिल रद्द हो जा रहा है, ठीक। यानी कि जो विपक्ष की जो पार्टियां थी उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन नहीं किया, ठीक है, विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया 2002 में। फिर 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है ना, उस समय ये बिल फिर से अस्तित्व में आया, ये बिल को फिर से लेके आ गया। उस समय बीजेपी ने ही इसका विरोध किया था, और 2014 में क्या कर रही है, बीजेपी वापस से इसको लेके आ रही है, ठीक ना। और बीजेपी वापस से इस बिल को लेके आई, ठीक, यही एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के गठन के लिए, ठीक है। इस बार क्या हो गया, ठीक है। तो 2014 में बीजेपी वापस इस बिल को लेके आ रही है, ठीक है, ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के गठन के लिए। और क्या हो रहा है, इस बार पूर्ण बहुमत में थी बीजेपी, उसने क्या किया, 4 दिनों के अंदर ही इस बिल को पास करा लिया। 4 दिनों के अंदर क्या हो रहा है, इस बिल को पहली बार 12 अगस्त को ये क्या हो रहा है, 12 अगस्त 2014 को सदन में पेश किया जा रहा है, ठीक है ना। और 16 अगस्त 2014 में ये पास हो जा रहा है, बीच में देखिए 5 अगस्त की छुट्टी निकल गई, यानी कि 4 दिनों में क्या हो रहा है, ये सदनों से पास हो गया, ठीक है ना। और देखिए 4 दिनों के अंदर बीजेपी ने दोनों सदनों से पास करा लिया, और 31 दिसंबर 2014 को इस पर राष्ट्रपति भी अपने सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति इसमें अपने सिग्नेचर कर देते हैं। और इससे क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को ये जो बिल है ये क्या हो गया, कानून बन गया, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को ये जो बिल है ये कानून बन गया, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, इससे कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर एक संस्था, एक कमेटी निर्मित की गई, जिसका नाम था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है। कब, 1 जनवरी 2015। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चले आए। 1 जनवरी 2015 को नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी अस्तित्व में आ रही है, ठीक है। अब ये जो है कितने सदस्यों से मिलकर बनी है, इसका गठन कैसे हुआ ये हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, 6 सदस्य, इसमें क्या कहा गया,
कि इसमें 6 सदस्य होंगे, ठीक है। ये जो 6 सदस्य हैं, यानी ये जो NJAC है 6 सदस्यों से मिलकर के बनी है, और इसके 6 सदस्य कौन कौन होंगे? पहला तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। दूसरा इसमें होंगे 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। एक होगा इसमें विधि मंत्री, एक, और 2 लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति का मानना हो कि ये विधि के अच्छे खासे जानकार हैं, ठीक है। यानी कि 2 लोग नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा, जिनके बारे में ये अपेक्षा रखा होगा कि ये जो है विधि के अच्छे खासे जानकार। तो 2 विधिवेत्ता, 2 विधिवेत्ताओं की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। इसमें देखिए 6 मेंबर हो गए, ठीक। इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक विधि मंत्री भी सदस्य है। विधि मंत्री का सदस्य होने का मतलब क्या है? कि कार्यपालिका का सीधे हस्तक्षेप होना, ठीक है ना, कार्यपालिका का सीधा। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इसके 6 सदस्यों के पास वीटो पावर थी। क्या है? इसके 6 सदस्यों के पास वीटो पावर है, यानी कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये 2 न्यायाधीश और ये मिल करके भी कहते हैं कि ये लिस्ट पास की जानी चाहिए या ये न्यायाधीश होने चाहिए, तो विधि मंत्री जो है वो वीटो लगा देगा। यानी कि क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीधा हस्तक्षेप किसका हो जाएगा? कार्यपालिका का, ठीक है ना। अच्छा, ये 1 जनवरी 2015 में जो NJAC आ रहा है, तो इस समय जो हमारे संविधान में संशोधन भी किया गया, ठीक है। ये क्या था? 99वां जो है संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है। 99वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा NJAC यानी कोलेजियम NJAC का गठन किया गया। अभी तक देखिए क्या है, कोलेजियम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है। कोलेजियम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? कोई नहीं है, ठीक है। वो क्या है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसका गठन कर लिया था अपने न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ही अभिभावक है, और अभिभावक जो भी निर्णय ले लेगा वही मान लिया जाएगा। तो उसने क्या किया, आपने भी न्यायाधीशों के लिए कोलेजियम का निर्माण किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, न्यायपालिका की शक्तियों को थोड़ा सा कम करने के लिए NJAC का निर्माण कर रही है, और क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रही है, यानी कि कानून बना दे रही है, ठीक है ना। अब सीधे संविधान में लिखा होगा कि NJAC एक होगी, और वही NJAC क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये ठीक है, ये बन गई एक कमेटी NJAC 6 सदस्यों वाली। अब क्या हो रहा है कि अक्टूबर में वापस से संविधान इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है पुनर्विचार करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम संस्था है जो क्या करेगी? संविधान में क्या करेगी? रिव्यू करेगी। रिव्यू करने की शक्ति संविधान की किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। वही क्या करेगी? उसको जो है उसके बारे में बताएगी, उसको जो है क्लियरिफाई करेगी, ठीक है ना। उसमें क्या करेगी? अगर कोई कानून ऐसे हैं जो कि असंवैधानिक है, तो उनको क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है, ठीक है ना। अभिभावक का काम यही सब तो होता है। तो क्या करेगी कि अक्टूबर 2015 में ही जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या कर रही है? ये जो 99वां संविधान संशोधन है, या जो NJAC है, इसको क्या कर रही है? इसको मान रही है कि ये असंवैधानिक है एक तरीके से। यानी कि इसको जो है संविधान में शामिल कर लेने से संविधान के मूल ढांचे में क्या हो रहा है? हस्तक्षेप हो रहा है, मूल ढांचा उसका बिगड़ रहा है, ठीक है ना, परिवर्तित हो रहा है। तो ये क्या कर रही है? अक्टूबर 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस NJAC को असंवैधानिक घोषित कर देगी, ठीक है ना। NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और जो ये 99वां संविधान संशोधन है, इसको क्या किया? इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। पहला संविधान संशोधन है हमारा ये 99वां, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया। इससे पहले भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, बट उसकी कुछ चीज़ों को कैंसिल किया गया, कुछ चीज़ों को क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बट 99वां संविधान संशोधन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्लियर है। और देखिए, जैसे ही ये 99वां संविधान संशोधन रद्द हुआ, NJAC भी असंवैधानिक घोषित हो गई, और इसके बाद तुरंत क्या हो रहा है? NJAC की जगह पर वापस कोलेजियम सिस्टम को देखने को मिला।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये 99वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो एनजेसी का गठन किया गया है, इसमें गवर्नमेंट ने अपना एक आदमी यानी कि विधि मंत्री बैठा करके रखा हुआ है, ठीक है। और विधि मंत्री तो क्या करेगा, सरकार के फेवर में ही काम करेगा, यानी सरकार के लिए जो उचित होंगे, सरकार के फेवर में जो काम करेंगे जस्टिस उन्हीं की नियुक्ति करेगा, ठीक है। सरकार ने बहुत ये कहा कि नहीं हम ऐसा करेंगे, विधि मंत्री को हम हटा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर न्यायपालिका ने क्या किया, इस 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित करके उसको रद्द कर दिया। अब रद्द करते ही वापस से कोलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आ गया, वही 1+4 वाला सिस्टम, ठीक है ना, वही जो कोलेजियम सिस्टम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से उसको अलग रखी जानी चाहिए, और इससे क्या होगा, न्यायपालिका के ऊपर दबाव आएगा। अगर हम एनजेसी को हम प्रयोग में लाते हैं, उसने कहा कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनकी जो है उनको सेलेक्ट करने की पूरी पावर किसके पास होगी, हमारे पास होगी। यानी जो भी क्राइटेरिया वगैरह लगा रहा है कौन लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही लगाता है। नियुक्ति कौन करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही करा रहा है। बस क्या है, वो लिस्ट भेज रहा है तो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करेगा, इन्हीं की सलाह पर, सीजीआई की सलाह पर क्या करेगा, अपॉइंट कर देगा, ठीक है ना। सर ये एनजेसी खत्म होने के बाद ये कोलेजियम सिस्टम अक्टूबर 2015 में आ गया। भाई ये खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत में आ गया कोलिशन सिस्टम, 17 अक्टूबर 2015 को ये खत्म हो रहा है, ठीक है, एनजेसी। और जैसे ही वो खत्म हुआ उसकी जगह तुरंत फिर से कोलिशन सिस्टम ने ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा कि एनजेसी को खत्म करके वापस कोलिशन सिस्टम को लाया जाएगा, ठीक है ना। और हमारे जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, हम ही करेंगे या सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, ठीक है ना। तो जैसे ही ये खत्म हो रहा है कोलिशन सिस्टम, वापस से 2015 से कोलिशन सिस्टम फिर से अस्तित्व में आ रहा है, ठीक। और ये कोलेजियम सिस्टम ही अभी तक क्या है, वर्तमान में यही कोलेजियम सिस्टम क्या करता है, न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे, मतलब योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। योग्यताएं अर्हताएं देखेंगे हम, कार्यकाल क्या है, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। और फिर हम लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो रिट जारी करता है, ठीक है, वो थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम रिटों की बात बाद में कर लेंगे, कौन कौन सी रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हम लोग बात करेंगे नियुक्तियों से संबंधित। तो देखिए राष्ट्रपति, हम सभी को पता है राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है, किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, कोलेजियम सिस्टम के। अब हम अगर बात करते हैं सीजीआई की नियुक्ति, जैसे सीजीआई की हमें नियुक्ति करनी है, इस सीजीआई की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसकी किसकी सलाहों को ध्यान में रखेगा। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट जितनी भी हाई कोर्टों से वो चाहे, जिस भी हाई कोर्ट से चाहे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जिन न्यायाधीशों से चाहे, उनसे क्या करेगा, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे सलाह लेगा, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जिस भी न्यायाधीश से चाहे, या हाई कोर्ट के जिस भी मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से चाहे, सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट क्या है, सलाह लेगा, और उनकी सलाह के आधार पर वो क्या करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेगा। कभी हमें ऐसा लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के जजों से कोई सलाह ली नहीं जाती होगी, बट क्या है, सलाह ली जाती है, ठीक है ना। जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट के अगर जजों की नियुक्ति की जानी है तो इसमें जो है सलाह लेगा राष्ट्रपति किससे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, और जो हाई कोर्ट्स हैं इनके चीफ जस्टिस से, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, कभी अगर आपसे पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति कैसे कैसे सलाह देगा, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से जिनसे भी उचित समझे,
ठीक है ना। ये ऐसा कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है कि कितनों से लेना है, इससे लेना है, जितने से वो चाहे, जिससे चाहे, ठीक है। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक, जिस भी स्टेट में हाई कोर्ट से चाहे जितने भी से चाहे, हाँ ये वो तो लेगा ही, वो तो बात बेकारी है, समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस है, पहले हम अदर जजेस को देखते हैं। जो अदर जजेस है, अदर जजों की नियुक्ति के लिए वो क्या करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो सलाह लेगा ही लेगा, और ये जो सलाह है ये बाध्यकारी है, ठीक है ना, यानी इससे सलाह लेना बाध्यकारी है। और जो है अदर जितने भी से चाहे वो, ठीक है ना, अदर जितने से भी चाहे उनसे वो सलाह ले सकता है। और हाई कोर्ट के जो जिन भी जजों से चाहे वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, वो उनसे सलाह ले सकता है, बट उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह का बाध्यकारी है, क्लियर है, ठीक है। जो समय माननीय बोबड़े हैं ना, तो जो अगला जो भाई पहली बात तो जो वरीयता के आधार पर तो सीधे अपॉइंट कर लिया जाएगा, भाई वरीयता तो चली रही है, पर क्या किया जाएगा, एक फॉर्मेलिटी तो की जाएगी, भाई उनको बैठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि हम इनको नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, वो कह देंगे ठीक से नियुक्त करिए, क्या जो वो कहेंगे वो तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बाध्यकारी है उसकी सलाह, भाई वो क्या वो कोई पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बना रहा है ना, उसका अध्यक्ष है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी सलाह तो बाध्यकारी है ही। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फिलहाल में हम देख रहे हैं कि वरीयता के आधार पर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर दी जा रही है। लेकिन जो सलाह से बाध्यकारी वाली जो बात आ रही है, तो अगर हम सही मायने में देखें तो जो अदर जजेस उनकी नियुक्ति के लिए बाध्यकारी है, ठीक है ना। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करने के लिए, भाई वो भी तो बाध्यकारी है, वो भी तो बाध्यकारी है, वो भी तो एक उसी तरह उसी जजों के जो सारे अदर जजेस हैं उसी में से एक है वो, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह तो बाध्यकारी है ही, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए हो चाहे अदर जजेस के लिए हो, ठीक है। और बाकी जो मैंने हाई कोर्ट के जजों की बात की और अदर जजेस की बात की, उनकी सलाह लेगा बट उनको मानना बाध्यकारी नहीं है। डिफरेंस दोनों में हल्का सा ही है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा क्या होगा, अब मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जो जज है, मान लीजिए किसी भी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जज, ठीक है ना, उसका अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसका ट्रांसफ़र करना है बिहार हाई कोर्ट में, ठीक है ना। बिहार उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जज है, उसको ट्रांसफ़र करना है बिहार हाई कोर्ट में, तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा, इनका जो ट्रांसफ़र करने की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सलाह लेगा, उसको भी बैठाएगा, जिस हाई कोर्ट का वो न्यायाधीश है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का है ना, उसके भी चीफ जस्टिस को बुलाएगा, और जहां ट्रांसफ़र करना है उसके भी न्यायाधीश को बुलाएगा, ठीक है। और उन तीनों की सलाह के अनुसार क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है ना। हाँ, उसमें दो सुप्रीम पैनल में होंगे, पर ये जो तीन वो तो अंडरस्टूड हो रहा है ना कि दो सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिए जा रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि जहाँ से ट्रांसफ़र करना है और जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है उन दोनों के चीफ जस्टिस की भी सलाह यहाँ पे ली जाएगी, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक, ये केवल हल्का सा, ये मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि अब उसने पूछ लिया कि अगर हाई कोर्ट का जजों का ट्रांसफ़र करना है तो किनकी सलाह ली जाएगी, तो हम लोग क्या होता है कभी कभी कि जहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है बस वो भर हम लोग ध्यान रख लेते हैं, और जहाँ से किया जा रहा है वो नहीं ध्यान में रखते, तो हमें दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों के चीफ जस्टिस को बुलाया जाएगा, यूपी के भी और बिहार के भी, ठीक है ना, दोनों के चीफ जस्टिस की सलाह ली जाएगी। अच्छा एक ये चीज़ बताइए, अभी चीफ जस्टिस कौन है, हाँ बोबड़े जी ना, कौन से नंबर के रहे, 45 में, ठीक है ना। बोबड़े यहाँ 47 नंबर के हैं, ठीक। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में कौन से नियुक्त की गई, भाई है ये छोटे छोटे बच्चे जब आ जाते हैं ना, तो अगर उन्होंने नहीं ध्यान दिया, पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की हिंदू मल्होत्रा तो अभी प्रेजेंट में भी है, मीरा साहब फातिमा बीबी, ठीक है ना। फर्स्ट जो है
फर्स्ट वुमेन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट में? मीरा साहब फातिमा बीवी। और देखिए ये कब नियुक्त की गई थी, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहली बार, मतलब हम देखेंगे कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला जज नहीं थी, ठीक है। पहली बार इनको, ये पहली जज थी और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1989 में। यानी कि 50 से लेकर के 1989 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला जज नहीं थी, ठीक है। पहली बार 1989 में मीरा साहब फातिमा बीवी को क्या किया जा रहा है? नियुक्त किया जा रहा है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कितनी वुमेन्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जज? प्रेजेंट टाइम में इस समय? हाँ, इंदिरा बनर्जी, चटर्जी, इंदिरा बनर्जी है ना? इस समय सुप्रीम कोर्ट में 2 महिला जज हैं। अभी 2019 में शायद वो रिटायर हो गई हैं, भानुमति, है ना? 19 में रिटायर हुई हैं, 20 रिटायर हुई हैं, ठीक है। नहीं तो उससे पहले 3 हुआ करती थी, इस समय अभी प्रेजेंट में 2 हैं। कौन सी? इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी, ठीक। अब जो इंदु मल्होत्रा है ना, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इंदु मल्होत्रा है ये एडवोकेट हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये एडवोकेट हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट में और इनको क्या किया गया? इनको जज बना दिया गया, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिला है, ऐसा बहुत ही कम। केवल अभी तक केवल 10, 11, 12 ही ऐसे जज बनाए गए हैं, 11, 12 ही, जो एडवोकेट थे और उनको क्या कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है। तो इंदु मल्होत्रा उनमें से ही एक है, ठीक ना। और पहली महिला भी हैं जो कि एडवोकेट से सीधे क्या हुई हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दी गई हैं एज ए जज, ठीक है। हम देखते हैं, अब थोड़ा सा कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का? 5 वर्ष होता है, ठीक है। हाँ, अरे मतलब अधिकतम 65 वर्ष की आयु या फिर 5 वर्ष, ठीक है। दोनों ही कंडीशन उसमें देखी जाएगी कि जो भी पहले हो जाएगा, अधिकतम 65 वर्ष की आयु या, ठीक है ना, ठीक है। जो भी पहले हो जाएगा, ठीक है, या तो 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए और या तो उनके 5 वर्ष पहले पूरे हो जाए। ये तो हो गई हमारा, हमने कार्यकाल देखा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसका भी अगर कहीं पूछ देता है कि अधिकतम आयु कितनी, मतलब मिनिमम आयु का तो कोई उसमें है नहीं कि मिनिमम, अगर मिनिमम ऐसा है नहीं कि 40 साल मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम का कोई भी उल्लेख नहीं है। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। यही चीज़ अप्लाई हो जाएगी सीजीआई के बारे में, मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। अधिकतम 65 वर्ष है। अब हम देख लेते हैं नियुक्ति, तो हम लोगों ने देखी नहीं एक तरह से। अब हम देख लेंगे कि अगर इसको इसके पद से हटाना है, ये इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति तो सभी लोग जानते हैं, इसको अगर इसके पद से हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है? इसमें इम्पीचमेंट लगता है ना, क्या कह रहे हैं? इम्पीचमेंट का बताइए प्रोसेस क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर इसके पद से हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इसके पद से हटाना है तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लेके आते हैं ना हम लोग। क्या होगा? सबसे पहले तो लोकसभा के 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य ऐसा संकल्प पारित करें, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा के 50 सदस्य ऐसा संकल्प पारित करें। पॉइंट 1 में क्या है? लोकसभा के 100 सदस्य व राज्यसभा के 50 सदस्य। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पावर देने के लिए ही इसको, इनके जो जज हैं इनको इनके पद से हटाने की टफ प्रक्रिया बनाई गई है, ठीक है, ताकि वो क्या करें, वो किसी दबाव में ना रहते हुए स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकें, ठीक है ना। फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम रहेंगे भाई।
लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य ऐसा जो है संकल्प पारित करें। कैसा संकल्प? कि इस जज को, इस जज के खिलाफ महाभियोग लाया गया, इस जज को क्या किया जाए, इसके पद से हटाया जाए, ठीक है ना। और किस आधार पर ये लोग संकल्प लेके आएंगे? कदाचार, ठीक है, या अवमानना। किसके खिलाफ अवमानना? संविधान के खिलाफ अवमानना, ठीक है ना। कदाचार या संविधान की अवमानना, ठीक है ना। संविधान की अवमानना और कदाचार के आधार पर क्या करेंगे? संविधान की अवमानना और कदाचार के आधार पर ये क्या करेंगे? संकल्प पारित करेंगे। लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य। अब इन्हें जब संकल्प पारित कर दिया, ये क्या ये कहाँ पहुंचा? ये लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या सभापति के पास पहुंचा। अब वो क्या करेंगे? या तो इस संकल्प को स्वीकार करेंगे या तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये संकल्प स्वीकार कर लिया जाता है लोकसभा में स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा में कौन? सभापति, जो राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। इनके द्वारा संकल्प जब क्या कर लिया जाएगा? स्वीकार कर लिया जाएगा। संकल्प स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर संकल्प स्वीकार कर लिया जाता है तो एक 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, संकल्प अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। और वो 3 सदस्यीय कमेटी क्या करेगी? 3 सदस्यीय कमेटी अब इस जो संकल्प है इसकी जांच करेगी, ठीक है ना। 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो इस संकल्प की, ये जो प्रस्ताव जो पेश किया गया, इसकी जांच करेगी कि जो ये जज है इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये सच है या सही है या झूठे हैं, ठीक है ना। ये जो लगाए गए हैं इसके खिलाफ जो क्या कहेंगे मुकदमे या जो आरोप, जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या है? वो सही है झूठे हैं? अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, ठीक है ना, आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो अब ये जो संकल्प है, अब ये जो संकल्प है कि इसके खिलाफ महाभियोग लगाया जाए, इम्पीचमेंट लगाया जाए, अब इसके लिए क्या होगा? अब इसको अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी, ठीक ना। अभी तक तो सिर्फ क्या चल रहा था कि इम्पीचमेंट अगर करना है तो किन आधारों पे किया जाएगा और उसके जांच की जाएगी आरोपों की। अब जब यहाँ से जो 3 सदस्यीय कमेटी उसने पास कर दिया कि दोस्त सही है, तब अब क्या किया जाएगा? अब प्रोसेस चालू किया जाएगा इम्पीचमेंट का। और जब प्रोसेस किया जाएगा तो ये क्या होगा? लोकसभा व राज्यसभा में पहुँचेगा, ठीक ना। ये जो प्रस्ताव है इम्पीचमेंट का, जो प्रस्ताव है इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचेगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या है? विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3, यानी कि जो कुल सदस्य हैं उनके 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य अगर क्या करेंगे? इम्पीचमेंट के फेवर पक्ष में अगर वोटिंग करेंगे, ठीक ना, तो पास हो जाएगा बिल, ठीक है। तो अब ये इम्पीचमेंट जो है ये लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचा और इन दोनों में ही 2/3 के बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास कराया जाएगा। और अगर जब इन दोनों में जब ये पास हो जाएगा, इन दोनों में पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसमें सिग्नेचर कर देगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते ही उस जो है जो भी जस्टिस है उसको क्या कर दिया जाएगा? उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा? राष्ट्रपति जो है सिग्नेचर करेगा और जस्टिस को, न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये इसके महाभियोग की प्रक्रिया है। 3 सदस्यीय में कौन? एक सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है और एक विधि वेत्ता होता है, विधि का जानकार, ठीक है ना। 3 सदस्यीय कमेटी में तो हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का तो कोई भी, मान लीजिए CJI के खिलाफ ही आ रहा है इम्पीचमेंट, तब CJI थोड़ा उसमें बैठेगा, उसमें क्या होगा? उसमें जो है बैठेगा कोई अन्य सदस्य, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 सदस्यीय समिति है, इसमें भी देखिए चीफ जस्टिस तो बैठेगा नहीं क्योंकि कोलिजियम का अध्यक्ष है वो, ठीक है, वही नियुक्ति कर रहा है। जो उसके बाद 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी कोलिजियम में शामिल है, तो वो 4 न्यायाधीश भी नहीं बैठेंगे, सुन रही ना बात।
यानी कि शुरुआत के जो वरिष्ठ 5 न्यायाधीश हैं, सबसे वरिष्ठ हो जाएगा सीजीआई, और फिर क्रम से 4, उनके अलावा जो 6वां जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो बैठेगा इसमें, कमेटी का जो सदस्य होगा, ठीक है ना। कभी अगर पूछ लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सीजीआई के बाद वाला, वो क्या इस कमेटी में बैठेगा? नहीं, क्योंकि वो तो उस कॉलेजियम का ही हिस्सा है, क्लियर है ना। यानी कि जो 6वें रैंकिंग का जो होगा वरिष्ठ न्यायाधीश वो बैठेगा इस कमेटी में, ठीक है। और किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस बैठेगा, ठीक है, और एक विधि का विस्तार, जो विधि का जानकार हो राष्ट्रपति की नज़रों में, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। आप लोग अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 2,80,000 है वर्तमान में सीजीआई की, और उसके बाद सारी इसको सुविधाएं मिलेंगी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ठीक है ना। हर साल जो है अमाउंट मिलेगा उसको रेनोवेशन के लिए घर के, और जो अदर जो न्यायाधीश हैं उनकी 2,50,000 सैलरी करंट की जो बात की जाए, ठीक है ना, 2,80,000 और 2,50,000। ठीक, और इसमें क्या जाना जा सकता है? कार्यकाल हो गया, पदावधि हो गई, इलेक्शन हमने देख लिया, कैसे इनका मतलब अपॉइंटमेंट, इनके पद से हटाना हमने देख लिया, इनके वेतन भत्ते उपलब्धियाँ देख ली। अच्छा, इनकी ये रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन भी मिलेगी। पेंशन कितनी मिलेगी? इनकी जो अंतिम महीने, जिस महीने वो रिटायर हो रहे हैं उस महीने में इनको जो भी सैलरी मिल रही थी उसकी 50%, ठीक है ना, उसकी आधी इनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। जितनी वो अंतिम, जब वो रिटायर हो उस समय अगर 3 लाख हो जाएगी सैलरी तो उसकी 1.5 लाख पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब देखेंगे आप लोग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। एक तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? परामर्शदात्री संस्था है, यानी क्या करेगी? जब भी राष्ट्रपति चाहेगा कानून के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उनसे सलाह लेना तो क्या करेगा? वो सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। दूसरा क्या है? इसकी शक्ति है संविधान के अभिभावक के रूप में, इसकी एक शक्ति है, संविधान की क्या करेगा? संविधान का कोई वायलेशन ना करे उसकी देखरेख करेगा, यानी सारे जो नियम कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग बन रहे हैं या नहीं। एक इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति है वो है रिट जारी करने की, रिट जारी करने की, है ना। ये क्या करेगा? ये कुछ रिट जारी करता है। रिट क्या होती है? रिट होती है यानी कि अगर उसको लग रहा है कि कोई भी जो कानून है या फिर कोई भी ऐसा लोअर जो हाउस है, इसके लोअर हाउस कौन से होंगे? हाई कोर्ट और उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है ना। तो अगर इसको लगेगा कि वहाँ पे कोई भी काम जो है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा या फिर वो सही से काम नहीं कर रहे जो नीचे के प्राधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी करेगा, यानी कि फेवर में किसके? नागरिकों के, ठीक है। तो हम लोग रिट्स देख लेते हैं कि एक तरह से जो रिट है, रिट आर्टिकल 32 के उपचार हेतु ही रिट जारी हो रही है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 के विस्तार हेतु, उपचार हेतु, ठीक है ना, रिट्स जारी हो रही है। तो हम लोग इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ उनमें हम लोग देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाने वाली रिट। अच्छा, एक मैंने जो वहाँ पे आपको अक्टूबर 2015 में जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? उस समय चीफ जस्टिस, या फिर एक उस समय क्या किया गया था कि एक जो है एक सभा बनाई गई थी, ठीक है ना। एक सभा बनाई गई थी, वही न्यायाधीशों को मिलाकर के बनाई गई थी, जिसको क्या करना था? जांच करनी थी। तो उस समय जो है जो जस्टिस थे वो थे KS केहर, क्या नाम था? केहर ही थे, उनके आगे का बोल गया JS केहर, है ना, JS केहर। वो भी थोड़ा सा लिख लीजिए कि वो ही उस समय क्या था, उस सभा के अध्यक्ष थे, JS केहर, ठीक है ना। तो इन्हीं की सिफारिशों पे क्या हुआ है? NJAC को हटा करके और वापस से क्या हो रहा है? वापस से कॉलेजियम सिस्टम आ रहा है,
उस जगह में थोड़ा सा पॉइंट कर लो। ऐसे इस तरह से पूछ लेते हैं आपसे, पहले चीफ जस्टिस और वर्तमान चीफ जस्टिस नहीं पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि जिस समय 99 संशोधन हटाया गया वो, ठीक है ना, या फिर जो बीच बीच में मैंने 1-2 और लिखवाए हैं, और अभी मैं 1-2 लास्ट में पॉइंट और लिखवाऊंगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। हेगड़े से संबंधित भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेगड़े ही एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। जो हेगड़े, जिनको 73 में क्या किया गया था, वरीयता क्रम हटा दिया गया था, ठीक है ना, वो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सांसद थे, और उसके बाद क्या हुए, वो CJI बन गए, और फिर जब उनको वरीयता से हटा दिया गया, वरीयता क्रम से, तो उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया, और वापस से वो चले गए फिर से इलेक्शन लड़ने, और क्या हुआ, लोकसभा से सांसद चुने गए, ठीक है ना। हेगड़े एक ऐसे हैं, कभी अगर पूछ लेता है कि ऐसे चीफ जस्टिस कौन है जो राज्यसभा के सांसद थे, फिर CJI बने, फिर लोकसभा के सांसद हो गए, तो हेगड़े 73 वाले, ठीक है ना। उन्होंने भी सोचा होगा ठीक है मुझे जनता नियुक्त करो, मैं सांसद बन करके और क्या करूँगा, वो वहाँ से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करूँगा जस्टिस बनाने में। एक तो इसकी रिट जारी करने की शक्ति, अगर हम प्रमुख शक्तियों की बात देखते हैं, प्रमुख शक्तियों को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, एक तो रिट जारी करने की शक्ति है, दूसरी इसकी परामर्श देने की शक्ति है, ठीक है ना। एक हम देखेंगे अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय की शक्ति। अभिलेख न्यायालय मैंने बता ही दिया था कि ये जो डिसीजन देगा, इसके डिसीजन को सारी लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। एक ये क्या करता है, ये कभी कभी सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जो मजिस्ट्रेटों को भी क्या कर लेता है, अपॉइंट कर लेता है, एडहॉक मीन्स तदर्थ, ठीक ना, तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर लेता है। यानी कि कभी अगर इसको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, तो क्या करेगा, वो विशिष्ट परिस्थितियों में वो क्या करेगा, कुछ समय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेगा, ठीक है। और ये अधिकतम 2 साल के लिए नियुक्तियाँ होती हैं, अधिकतम 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर लेता है। कभी अगर उसको ऐसा लगता है, उसको अगर ऐसा महसूस हो कि न्यायाधीशों की संख्या कम है, ठीक है ना, तो वो कर सकता है अपॉइंट, ठीक है। इसके पास पावर है, लेकिन अधिकतम 2 वर्षों के लिए, ठीक है। वेतन भत्ते उनको वही मिलेंगे, वेतन भत्ते वही मिलता है भाई, जो जिस काम को करेगा उसको। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको वही वेतन मिलता है, CJI राष्ट्रपति के रूप में बैठ जाते हैं उनको वही मिलता है। तो जो काम का पैसा मिलता है, मैंने आपको हमेशा बताया काम का, जो भी काम कर रहा है उसका पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो अब ये करेंगे भाई, एक्चुअल में बन तो गए ना न्यायाधीश, ठीक है ना, लेकिन इनको कभी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहा नहीं जाता है। पैसे वेतन वगैरह इनको वही मिलेंगी, सुविधाएं वही मिलेंगी, पर इनको काउंट नहीं किया जाता कि भाई अब उनके, अगर हम उनका नाम भी चढ़ा दें, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 1100 साढ़े 1100 न्यायाधीश हो चुके हैं, हाँ, और अब हम उनको जो है काउंट भी कर दें तो काउंट नहीं किया जाएगा उन्हें कभी भी कि उनका नाम शामिल कर दिया जाए उस लिस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की लिस्ट है, उनको वेतन भत्ते वही मिलेंगे। चलिए ठीक है, खैर ये सब छोड़िए, अब हम देख लेते हैं तुरंत रिट जारी करने की शक्ति, उसके बाद बात होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 के बिहाफ पे क्या करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है ना। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, सभी लोगों को पता है रिटें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या हो रहा है, क्या है, क्या भाई ये पहले तो बताइए किसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है किसके खिलाफ जारी की जाती है, मजिस्ट्रेट के खिलाफ जारी की जाती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ या किसी ऐसे अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है जिसको गिरफ्तारी का अधिकार हो, यानी कि जैसे पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ जारी की जाएगी, या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, मान के चलिए मैंने आपको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, अब ये जो है बात नहीं होगी, मैंने आपको क्या किया, पकड़ के रखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा कि अगर आपने उसको ज़बरदस्ती रोक करके रखा हुआ है
ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिहा करिए। या फिर कोई ऐसा प्राधिकारी जिसको गिरफ्तार करने की पावर हो, उसके खिलाफ जारी की जाएगी, ठीक है ना, जारी किसके खिलाफ की जाएगी, जो किसी को गिरफ्तार करके रखने की शक्ति है उसके पास, उसके खिलाफ जारी की जाएगी। अब इसमें कहेगा क्या सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा जाता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है तो उसको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। यानी कि किसी भी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, सेशन कोर्ट का कोई न्यायाधीश, सत्र न्यायालय का, ठीक है ना, या फिर वही लोअर कोर्ट का किसी शायद सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ा पेश करेगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि हिरासत में रखे हुए व्यक्ति को ठीक है ना, जो प्राधिकारी हैं जिनके पास ये अधिकार है हिरासत में रखने का, वो क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी कभी बोल दिया जाता है कि भाई अब इसमें तो कह दिया कि 24 घंटे के अंदर पेश करना है, लेकिन मान लीजिए किसी को विदेश से पकड़ के लेके आया जा रहा है तो क्या 24 घंटे पॉसिबल है? तो इसमें जो यात्रा का जो समय है वो शामिल नहीं किया जाता, यानी यात्रा के समय को हटा करके और 24 घंटे क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। यानी इसमें क्या है, इसमें यात्रा के समय को हटाकर, यात्रा के समय के अलावा, ठीक है ना, यात्रा में जो भी समय लगेगा उसको हटा कर क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर पेश करना है उस व्यक्ति को। दूसरी पावर क्या है, सर जैसे शनिवार को गिरफ्तार किया, संडे को छुट्टी पड़ गई या मंडे को कोई और, हाँ, तो फिर वो जो गेस्टेड जो हॉलीडेज हैं उनमें भी छुट्टी आती है। पर क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस में मजिस्ट्रेट अपने आवास में भी, मजिस्ट्रेट क्या होता है, अपने आवास में भी समय कर लेता है, ठीक है ना, कुछ केसेस में। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादातर केसों में संडे कभी होता है ना, फ्राइडे में किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई तो 2 दिन क्या करना पड़ता है, कोतवाली में रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि अपने आवास में ही सुनवाई कर लेता है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरी रिट प्रतिषेध, ये प्रतिषेध किसके खिलाफ जारी की जाएगी, प्रतिषेध किसी भी ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक संस्था इनके खिलाफ जारी की जाती है, ठीक है ना। कोई भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ या जो अर्ध न्यायिक संस्था होती है, क्वासी जुडिशरी जो बॉडीज होती है, ठीक है ना। अर्ध न्यायिक संस्था का एक एग्जाम्पल दो जरा, क्या हंस रहा है, लोग नहीं आ गए भैया, देखो हंसोगे मैं सीधे डायरेक्शन ना। इतनी मेरे पास भी इस क्लास में अगर मैं खड़ा हूँ, इतनी मुझे भी इतनी शक्ति मिली है कि मैं क्या कर सकता हूँ, शिकायत कर सकता हूँ, आपको क्लास में बैठ सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं बहुत देर तुम्हें देख रहा हूँ, अगर हंसना है तो बाहर तुम लोग चले जाओ, हंस के और बात करके आ जाओ, ठीक है ना। वहाँ बैठ के हंसना बड़ा ईजी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ खड़े होकर और अपनी बात को रखना एक बहुत टफ क्लास, ठीक। तो अगर इस बार बात करोगे मैं तुरंत जाऊँगा, पहले डायरेक्टर से शिकायत करूँगा, ठीक, और तुम्हें मैं बहिष्कृत कराऊँगा इस क्लास से, और उसके बाद में आगे क्लास चलाऊँगा, क्लियर है। अब मुझे हंसते हुए नहीं दिख जाना, ठीक। यार समझाया यार, यहाँ जो भी है मुझसे पूछो ना, उससे क्या पूछो, कब से जो है लगे हुए हो बिल्कुल दरबार हंसी। अगर मैं हंस रहा हूँ और आराम से कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ में आ पड़ा हूँ, क्लियर है ना, ना मैं ऐसे ही आ गया हूँ तुम्हारे पास पढ़ाने। प्रतिषेध में क्या, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक संस्था इनके खिलाफ रिट जारी होगी। अर्ध न्यायिक संस्था क्या होती है, अगर राष्ट्रपति के लिए क्या हो रहा है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जा रहा है, अगर लोकसभा में वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया गया तो क्या होती है, राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा उसका अनुमोदन कर रही है ना, तो राज्यसभा एक तरह से अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करेगी, क्लियर है ना। यानी क्या है, क्वासी जुडिशरी एक कमेटी के रूप में कार्य करेगी उस कंडीशन में, कौन, राज्यसभा। अगर राज्यसभा में अगर लेके आया गया पहली बार बिल तो लोकसभा एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करेगी। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल किसी विशेष केस के संदर्भ में क्या कर दिया जाता है, एक जो है संस्था बना दी जाती है। यानी कि अगर नदी जल विवाद है,
ठीक है ना। इनके लिए क्या होगा, इनके लिए संस्था अलग से बना दी जाएगी ट्रिब्यूनल। अगर एनजीटी है, एनजीटी के लिए क्या कर दिया जाएगी, एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट देखते हैं, वो क्या है, ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल के पास क्या होती है, ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ ये ट्रिब्यूनल क्या करते हैं कि आपके ऊपर फाइनेंशियल आपके ऊपर क्या लगा देते हैं, फाइनेंशियल आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस की हियरिंग की पावर नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि बहुत बड़े हीनियस क्राइम या जिनमें सजा क्या है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनको ये नहीं देख सकते कौन, ट्रिब्यूनल, ठीक। ट्रिब्यूनल प्रतिषेध हो रहा है। तीसरे में क्या है, परमादेश। परमादेश में क्या है भाई, मेरा भी 11:15 बजे तक समय है, क्या मुझे जरूरत है मैं 20-25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, 11:15 बजेगा मैं आधे छोड़ के निकल जाऊंगा, मुझे कोई कहने वाला नहीं कि अपने क्लास में छोड़ दी, ठीक है ना। परमादेश में क्या है, परमादेश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके खिलाफ परमादेश लगाता है। मान लीजिए कोई प्राधिकारी है, ठीक है, या कोई कार्यपालिका की कोई यूनिट है, संस्था है, तो उसके देखिए कि वो जो कार्यपालिका की संस्था है, जो कोई अधिकारी है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कार्य कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। यानी कि कोई कार्यपालिका संस्था या कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहा है नहीं, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो क्या है, परमादेश के थ्रू उसको जो है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करने के लिए कहेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ही रह करके आप कार्य करिए, ठीक है ना। यानी एक आदेश पास कर सकता है, ठीक है। देखिएगा क्या कि अपने कार्य क्षेत्र के बाहर निकल के कार्य तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और अगर अपने कार्य क्षेत्र के बाहर निकल के कार्य कर रहा है तो उसमें क्या करेगा, वो उनको सलाह देगा कि अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करिए, वो क्या होता है, परमादेश होता है। इसमें कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, हमेशा ये पूछा जाता है अधिकतर कि किसके खिलाफ दायर की जा रही है, ठीक है, ये रिट किसके खिलाफ दायर की जा रही है। परमादेश में हमने ये देख लिया। एक होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है, उत्प्रेषण भी वही ट्रिब्यूनल और अर्धन्यायिक संस्थाओं के लिए ही लेके आया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, उत्प्रेषण में सुप्रीम कोर्ट उसके जो डिसीजन है उनको क्या कर देंगे, रद्द कर सकती है, ठीक है ना। अंतर देखिए, अभी मैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर देखिए, दोनों ही क्या ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ और अर्धन्यायिक संस्थाओं के खिलाफ लाई जाती है। बट प्रतिषेध में क्या है, प्रतिषेध में क्या है कि अगर वो देखेगी कि सुनवाई ढंग से कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना, अपने कार्य क्षेत्र में कर रहा है कि नहीं, इसमें ये रोक लगा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इसमें रोक लगा सकता है, ठीक है ना। इसमें जब वो कार्यवाही कर रही हैं, ये जो संस्थाएं कार्यवाही कर रही हैं, उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रोक लगा सकता है, ठीक है ना। और ये जो उत्प्रेषण है इसमें क्या कर सकता है, उनके जो निर्णय है उनको रद्द कर सकता है। दोनों में अंतर क्या है, आ रही है दोनों, उत्प्रेषण भी इसी के लिए आ रही है, अर्धन्यायिक संस्था ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है, और प्रतिषेध भी उसी के लिए आ रही है। लेकिन प्रतिषेध में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगी कि अपने अधिकार क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं या उसके बाहर निकल के काम कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यहाँ पे रोक लगाएगी। और रोक लगा करके इस केस को क्या करेगी, जिस केस की सुनवाई कर रहे हैं अपने पास बुला लेगी उस केस को, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस केस को अपने पास बुला लेगा, यानी रोक लगाएगी, ठीक है ना, उस प्रोसेस के बीच में। यहाँ पे उत्प्रेषण में क्या है, उस प्रोसेस के बीच में रोक नहीं लगाएगा, जब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक है, और ये लोग अपना डिसीजन सुना देंगे, तब उस डिसीजन को क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। दोनों में अंतर है। परमादेश में क्या है, परमादेश में ये जो प्राधिकारी है, ये जो कार्यपालिका के जो कोई यूनिट है, उनके कार्य क्षेत्र को देखेगा। अगर वो अपने कार्य क्षेत्र का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, उन केस को अपने पास बुलाएंगे या आदेश देगा। आदेश क्या देगा कि अपने जो है लिमिट में रह के कार्य करेंगे, अपने है ना, अपनी सीमाओं में रह के कार्य करेंगे। परमादेश। एक है अधिकार अपेक्षा, पांचवा क्या है, अधिकार अपेक्षा। अधिकार अपेक्षा में क्या है, इसमें भी देखिए, ये भी किसी अधिकारी के खिलाफ ही लाई जाती है, किसी अधिकारी के खिलाफ लाई जाती है, ठीक है, या कोई अधिकारी या कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, ठीक है, किसी विशेष कार्यों के लिए कोई क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई, उनके लिए अधिकार परीक्षा दिखाई जाती है। उसमें क्या कहा जाता है, इसमें उनके अधिकार के बारे में पूछा जाता है। यानी कोई अधिकारी अगर कोई डिसीजन दे रहा है या कोई हियरिंग कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा कि क्या आपको अधिकार है इस मामले की सुनवाई करने का। क्लियर है,
यानी कि इसमें क्या करेगा, अधिकार के बारे में चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट कि जो प्राधिकारी सुनवाई कर रहा है, हियरिंग कर रहा है किसी मामले की, क्या उसको वो अधिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अधिकार के बाहर ऐसा कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर संबंधित प्राधिकारी से उसके क्या करेगा, उसके अधिकार के बारे में पूछेगा। और अगर वो अधिकारी क्या है, ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, यानी अपने अधिकारों को वो नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस अधिकारी को उसके पद से हटाएगा। हटाने के लिए क्या करेगा, कार्यपालिका को आदेश देगा। क्लियर हुआ। अधिकार के समय क्या है, अधिकारी से पूछेगा क्या आपको अधिकार है सुनवाई करने का, उसने कहा जी, उसने कहा दस्तावेज दिखाइए, दस्तावेज नहीं दिखा पाया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस अधिकारी को क्या करेगा, उस केस से हटा देगा और कार्यपालिका को क्या आदेश देगा कि इसको इसके पद से हटाया जाए। ठीक है ना, और इस मामले को अपने पास मंगा लेगा। क्लियर है। इन सब में जो आम जनता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्यों, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण पूरी तरीके से दिखा रहा है कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों की क्या हो, वायलेशन ना हो। ठीक है भाई, अगर जज जाके किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, अब वो पेश ही नहीं कर रहा मजिस्ट्रेट के सामने, तो हमारी क्या है, जो हमें गिरफ्तारी के निरुद्ध, हमें गिरफ्तारी से निरुद्ध हमको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनका वायलेशन होगा ना, तो उनकी रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण दिखाया हो रहा है। ठीक है, क्लियर। 5 मिनट जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ और फैक्ट वाली चीज़ें बताने से बड़ा समय समाप्त हो गया, फिर बताऊँगा। ठीक है ना, कि कौन से शब्द बने में आया है। कोशिश क्या करिए, ये सब हंसी मजाक बातचीत क्लास के बाहर। क्लियर है ना।